अमेरिकी अधिकारी आज तैराक फ्रैन क्रिपेन का शव प्राप्त होने की उम्मीद कर रहे हैं, जिनकी संयुक्त अरब अमीरात में एक दौड़ के दौरान मौत हो गई थी। कल्पना कीजिए, जब आप चमचमाते पानी में गोता लगाते हैं, सूरज की गर्मी महसूस होती है, मांसपेशियां लहरों को चीरती हैं, समुद्र में फिसलती हैं। आप पानी का प्रतिरोध, नमक, हवा और लहरों को महसूस करते हैं। लेकिन हर स्ट्रोक के साथ तेज धूप आपकी ऊर्जा चूसती है, क्योंकि गर्म पानी से राहत नहीं मिलती। आपकी मांसपेशियां जवाब देने लगती हैं, लेकिन आप आगे बढ़ते रहते हैं, हार मानने से इनकार करते हैं। धुंध इतनी गहरी हो जाती है कि आप मुश्किल से ही अपने रास्ते को दिखाने वाले तैरते संकेतक देख पाते हैं। आप अपनी सूखी गले को तर करने के लिए पानी मांगते हैं, लेकिन बदले में आपको केवल खामोशी मिलती है। ये पेशेवर तैराक फ्रैन क्रिपेन की सच्ची कहानी है। संयुक्त अरब अमीरात के एक पूर्वी अमीरात फुजैरा के चमकते नीले पानी के ऊपर सूरज आसमान में तेज चमक रहा था। ये 23 अक्टूबर 2010 था और दुनिया भर के ओपन वाटर तैराकों का एक उत्कृष्ट समूह फीना 10 किलोमीटर मैराथन तैराकी विश्व कप श्रृंखला की आखिरी दौड़ में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुआ था। 26 वर्षीय अमेरिकी फ्रैन क्रिपेन भी उसमें थे, जो उभरते सितारे थे और एक हफ्ते पहले ही इसी सर्किट की पिछली रेस जीत चुके थे। उस सुबह फ्रैन ने 86 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान वाले समुद्र में छलांग लगाई। उन्हें नहीं पता था कि ये उनके जीवन की आखिरी स्ट्रोक्स हैं। जैसे ही वो पानी में उतरे, कुछ अजीब लगा। झुलसाने वाली गर्मी और नहाने जैसा गर्म समुद्री पानी। उसने तैराकी के लिए मुश्किल हालात बनाए, लेकिन फ्रैन अपनी मानसिक मजबूती के लिए जाने जाते थे और आगे बढ़ते रहे। वो इतनी गर्मी से अपने ओलंपिक सपने से नहीं रुके। मेरे सामने एक शानदार मौका है और मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता हूँ। रेस शुरू होने के करीब 2 घंटे बाद फ्रैन का शरीर जवाब देने लगा। उसने अपने कोच से कहा कि उसे प्यास लग रही है और धुंधले चश्मे के कारण उसे तैरते संकेतक दिखाई नहीं दे रही हैं। उसके कोच ने उसे जरूरत पड़ने पर रुकने के लिए कहा, लेकिन फ्रैन हार मानने वालों में से नहीं था। वो आगे बढ़ता रहा। जब उसकी स्ट्रोक्स और मुश्किल हो गईं, उसके साथी अमेरिकी तैराक एलेक्स मेयर ने देखा कि फ्रैन अब आगे नहीं है। उसने पूरे कोर्स में उसे ढूंढा, लेकिन दोस्त का कोई निशान नहीं मिला। बाकी तैराकों के फिनिश लाइन पार करते ही एलेक्स की बेचैनी बढ़ी, मगर फ्रैन दिखा नहीं। घबराकर एलेक्स अपने साथी को ढूंढने फिर पानी में गया। अन्य तैराक भी जल्दी इस तलाश में जुड़ गए और खाली समुद्र में खोज शुरू की। 30 मिनट की दर्दनाक तलाश के बाद एक सुरक्षा गोताखोर ने आखिरकार फ्रैन के निढाल शरीर को किनारे से सिर्फ 100 गज दूर आखिरी टर्न बुआ के नीचे निष्प्राण अवस्था में बहते हुए देखा। उन्होंने जल्दी से फ्रैन के शरीर को बाहर निकाला और उसे पास के अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक शीर्ष एथलीट जो चरम शारीरिक क्षमता पर था, तैराकी प्रतियोगिता में अपनी जान गंवा बैठा। उसकी जिंदगी सिर्फ 26 साल की उम्र में खत्म हो गई। हर किसी के मन में सवाल था कि फ्रैन क्रिपेन के साथ क्या हुआ। एक शीर्ष तैराक अपने खेल के शिखर पर पानी में कैसे मर सकता है? हम हर पहलू की जांच करेंगे, उनकी बहन मैडी ने इंटरव्यू में कहा। तैराकी प्रतियोगिता में डूबना नहीं होना चाहिए था, वो खेल के शिखर पर था। फ्रैन क्रिपेन का जन्म उसी पानी में तैरने के लिए हुआ था जो बाद में उनकी जान लेगा। फिलाडेल्फिया के उपनगरों में बड़े होते हुए फ्रैन हमेशा पानी की ओर खींचे चले जाते थे। उन्होंने 6 साल की उम्र में प्रतिस्पर्धी तैराकी शुरू की थी, अपने 3 बड़ी बहनों के नक्शे कदम पर चलते हुए। क्रिपेन परिवार एक सच्चा तैराकी परिवार था, जिसमें फ्रैन की सबसे बड़ी बहन मैडी ने 2000 की ओलंपिक टीम में जगह बनाई थी। पूल में फ्रैन ने कम उम्र से ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने जर्मन टाउन अकादमी में फ्रेशमैन के रूप में वर्सिटी टीम में जगह बनाई और टीम को लगातार 4 लीग खिताब दिलाने में मदद की। 2002 में स्नातक के बाद फ्रैन तैराकी छात्रवृत्ति पर वर्जीनिया विश्वविद्यालय गए और अगले 4 वर्षों में पूल में दबदबा बनाया। 11 ऑल अमेरिकन सम्मान और 2 बार अटलांटिक कोस्ट कॉन्फ्रेंस स्विमर ऑफ द ईयर बने। कॉलेज के बाद फ्रैन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं पर ध्यान दिया और पैन अमेरिकन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीते और पैन पैसिफिक चैंपियनशिप की कठिन खुले पानी की 10 किलोमीटर स्पर्धा में पदक जीते। अपने लड़कपन भरे आकर्षण, सबको मोह लेने वाली मुस्कान और जबरदस्त प्रतिस्पर्धी जज्बे के साथ फ्रैन अमेरिकी राष्ट्रीय टीम के नेता बने और उभरते सितारे के रूप में पहचाने गए। 2012 ओलंपिक टीम में शामिल होना उनका सबसे बड़ा सपना था। नमस्ते, मैं फ्रैन क्रिपेन हूँ, 6 बार का अमेरिकी राष्ट्रीय चैंपियन। फ्रैन की तैराकी उपलब्धियां काबिले तारीफ थीं, लेकिन लोग उनकी गर्मजोशी और मिलनसारिता के लिए भी उन्हें याद करते थे। साथ ही उनकी मार्गदर्शिता और खेल भावना की सराहना करते थे। नौजवान तैराक फ्रैन को अपना आदर्श मानते थे। उनकी करिश्माई शख्सियत और प्रोत्साहन प्रेरणादायक थे। कोच उनके जुनून की कद्र करते थे, जो वो रोज पूल में लाते थे। वो हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते थे। फ्रैन क्रिपेन खेलों की अच्छाइयों के प्रतीक थे।
उन्होंने मेहनत और साझा लक्ष्यों के लिए रिश्तों को अहम माना। फ्रैन को पानी में रहने से ज्यादा अपना जुनून बांटना पसंद था। 2008 की ओलंपिक टीम में चूकने के बाद वे घर लौटे और हाई स्कूल टीम को कोचिंग देने लगे, यहां तक कि जब वो अपनी वापसी के लिए ट्रेनिंग जारी रखे हुए थे। अगली पीढ़ी के तैराकों का मार्गदर्शन करना उन्हें बहुत खुशी देता था। फिर भी फ्रैन ने दुनिया भर में कठिन ओपन वाटर इवेंट्स में सालों तक प्रतिस्पर्धा करने के बाद इस खेल के खतरों को भी पहचाना। रेस आयोजकों को लिखे पत्रों में उन्होंने कोर्स पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्हें अपने अनुभव से पता था कि अनुभवी तैराक भी कितनी जल्दी भ्रमित हो सकते हैं या किसी की नजर में आए बिना सतह के नीचे चले जा सकते हैं। फ्रैन ने उन एथलीट्स के लिए आवाज उठाई जो अपनी सीमाओं को पार करते समय सुरक्षित और निगरानी वाले माहौल के हकदार हैं। तो फ्रैन क्रिपन के साथ क्या हुआ? वो युवा, मजबूत और अनुभवी थे। ओलंपिक ओपन वाटर तैराकी टीम में शामिल होने को तैयार थे। फ्रैन की मौत की खबर से तैराकी समुदाय में हलचल मच गई और मौत के कारण पर विवाद शुरू हो गया। एक सिद्धांत यह था कि क्रिपन ने बहुत अधिक तरल पी लिया, जिससे उनके इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ गया और घातक सोडियम असंतुलन हो गया। लेकिन विशेषज्ञों ने इस पर विवाद किया क्योंकि एथलीट्स को ट्रेनिंग और रेस के दौरान तरल पदार्थ पीने की आदत होती है। दूसरों ने अनुमान लगाया कि क्रिपन पर रेस न छोड़ने का दबाव था, भले ही वो बीमार महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि इससे उनकी ओलंपिक उम्मीदें खतरे में पड़ सकती हैं। इससे तैराकी संस्कृति की समस्याएं सामने आईं, लेकिन विवाद भी हुआ क्योंकि सभी मानते थे कि फ्रैन रेस की शुरुआत में मजबूत थे। जैसे जैसे और विवरण आए, मौसम रिपोर्टों ने रेस कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उस दिन की झुलसाने वाली परिस्थितियों में जब हवा का तापमान लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और पानी का तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर था, खिलाड़ियों पर बेहद दबाव पड़ा। क्रिपन ने कोच से बताया कि उन्हें देखने में कठिनाई और ज्यादा प्यास लग रही है, फिर भी वे चलते रहे। पानी और हवा दोनों का तापमान खतरनाक था। स्टाफ की कमी से क्रिपन की परेशानी देर से पहचानी गई। खिलाड़ियों को खुद और साथियों की निगरानी करनी थी। क्रिस्टीन जेनिंग्स, एक अन्य अमेरिकी तैराक, भी इस प्रतियोगिता में थीं। उन्हें भी दिक्कतें आईं और वे उस दिन की परिस्थितियों से खुश नहीं थीं। जेनिंग्स ने पानी में कई बार उल्टी की, चक्कर आए, रास्ता बदलना पड़ा और बेहोशी का डर भी था। उन्होंने मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। उन्हें दौड़ पूरी करने में कठिनाई हुई। जेनिंग्स ने द वॉशिंगटन पोस्ट से इसे आपदा बताया। मैं कई मिनट तक पीठ के बल तैरता रहा और सोचता रहा, कोई मेरी तरफ देखने क्यों नहीं आ रहा। यूएसए स्विमिंग और फिन्ना की जांच में सामने आया कि आयोजकों की अपर्याप्त सावधानियों को भी एक कारण माना गया। 1908 में स्थापित इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन तैराकी प्रतियोगिताओं का अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संगठन है। उस समय फीना ने ओपन वाटर इवेंट्स में पानी के तापमान की ऊपरी सीमा तय नहीं की थी। रेस शुरू होने से पहले न हवा के तापमान न ही हवा पानी के संयुक्त मापदंडों पर विचार हुआ। पानी का तापमान फिना की सीमा से करीब 6 डिग्री ज्यादा था, जबकि हवा का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब पहुंच गया था। फिर भी सतर्कता बरतने के बजाय आयोजकों ने रेस शुरू करवा दी। न तापमान के लिए प्रोटोकॉल था, न एथलीटों की परेशानी देखने के लिए स्टाफ। इसी रेस में फ्रैन क्रिपेन की मौत हुई और 3 तैराक अस्पताल में भर्ती हुए। फीना के अध्यक्ष डॉक्टर जूलियो मैग्लियोन ने कहा कि यह किसी भी फीना इवेंट में पहली मौत थी। क्रिपेन की मौत के बाद फीना द्वारा जारी एक रिपोर्ट में ओपन वाटर स्विमिंग के सुरक्षा नियमों को अपडेट करने की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकला कि क्रिपेन की मौत का कारण कार्डियक असामान्यता, अनियंत्रित व्यायाम प्रेरित अस्थमा और रेस के प्रतिकूल पर्यावरणीय हालात हो सकते हैं। कुछ लोगों को लगा कि इससे उस दिन के खतरनाक हालात और सुरक्षा इंतजामों की कमी से दोष हटाकर बात कहीं और मोड़ दी गई। क्या फ्रैन को पानी में दिल या फेफड़ों की दिक्कत होती अगर वे ऐसी खराब स्थिति में तैर नहीं रहे होते? सुरक्षा टीम कहाँ थी जिसे पता ही नहीं चला कि वह लापता है, जब तक उसकी लाश 2 घंटे बाद नहीं मिली। दुखद है कि फ्रैन की सुरक्षा उपायों की मांग को नजरअंदाज किया गया, जिसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। क्रिपेन परिवार ने अपना बेटा और भाई खो दिया। दूसरों की लापरवाही से फ्रैन की जिंदगी खत्म हो गई। अपनी गहरी पीड़ा में क्रिप्टन परिवार ने खुद को इस जिम्मेदारी के साथ पाया कि कोई और परिवार ऐसी रोकी जा सकने वाली त्रासदी का शिकार न हो। उन्होंने फ्रैन क्रिप्टन एलिवेशन फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों की सुरक्षा को बेहतर बनाना है, और उन तैराकों को अनुदान दिए जो फ्रैन की भावना को अपनाते थे। हालांकि फ्रैन की अनुपस्थिति से पैदा हुआ खालीपन कभी नहीं भर सकता था, लेकिन क्रिप्टन परिवार को इस बात से कुछ सांत्वना मिली कि उसकी विरासत उन लोगों के माध्यम से जीवित रहेगी जिन्हें उसने प्रेरित किया था। जर्मन टाउन अकादमी में उसके शहर का स्विमिंग पूल फ्रैन के नाम पर रखा गया, जो उसकी खेल के प्रति लगन की श्रद्धांजलि थी। दुनिया भर के पूलों व समुद्र तटों पर स्मृति तैराकी कर लोग फ्रैन के पसंदीदा माहौल में मिले। महीनों बाद मैडी ने टीम यूएसए अवार्ड्स में फ्रैन के लिए मरणोपरांत
ओपन वाटर स्विमर ऑफ द ईयर का सम्मान स्वीकार किया। चेहरे की मुस्कान भी अपने भाई को बेवजह खो देने के गहरे शोक और गुस्से को नहीं छुपा सकी। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। फ्रैंक के निधन के बाद के दशकों में एलीट और शौकिया दोनों तरह की ओपन वाटर स्विमिंग प्रतियोगिताओं में सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अनिवार्य जल तापमान सीमाएं और सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की गई। खतरनाक परिस्थितियों के खिलाफ खुलकर बोलने का फ्रैंक का साहस इन अहम सुधारों की प्रेरणा बना। फ्रैंक के शब्द और मूल्य अब अन्य एथलीटों की सुरक्षा करते हैं। उनकी अनुपस्थिति पूल के किनारे आज भी महसूस होती है, क्योंकि वे सिर्फ अपने ओलंपिक सपनों का पीछा करने वाले एक कुशल तैराक भर नहीं थे, बल्कि निस्वार्थ साथी, प्रेरणादायक नेता और समर्पित कोच भी थे। वे सच्चे चरित्र और ईमानदारी वाले इंसान थे। एक दशक बाद भी तैराक हर साल 23 अक्टूबर को, जब खेल ने अपनी सबसे चमकदार रोशनी में से एक को खो दिया था, फ्रैंक की याद में दुनिया भर की शांत जल सतहों पर फूल तैराते हैं। फूल शांति से सतह पर बहते हैं, डूबने से पहले श्रद्धांजलि देते हैं। पंखुड़ियां गहराई में घूमती हैं, ऊपर सिर्फ लहरें रह जाती हैं। दुनिया सोचती रह जाती है कि अगर फ्रैंक क्रिपेन को मौका मिलता तो वह कितनी ऊंचाइयों तक जा सकता था।